30 मिनट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पूरी रिवीजन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, ठीक है। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एनिमल्स में नर्वस सिस्टम से, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेजेस को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ये जो मैसेजेस हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल होते हैं एंड इनको इंपल्सेस बोला जाता है, ठीक है। तो जो इंपल्सेस होते हैं ये इनको रिसीव करना, सेंड करना, प्रोसेस करना, ये सारा जो काम है ये किसका है? नर्वस सिस्टम का। सो नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू होते हैं एंड जो नर्वस टिश्यू है वो बने होते हैं ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से, जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, जिनके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। So it is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। देन अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन ही है, ठीक है। अब आगे हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में बोला जा सकता है, लेबलिंग ऑल्सो, ठीक है। तो देखो ये न्यूरॉन में यहाँ पर ये जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज द डेंड्राइट्स एंड ये आपकी जो मेन सेल बॉडी, मेन जो न्यूरॉन का पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट्स यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ सेल बॉडी होती है एंड सेल बॉडी के बीच में है ये न्यूक्लियस, ठीक है। एंड ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द एक्सॉन। देन यहाँ पर एक्सॉन के बाद यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है ये एंड हो रही है, इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग बोलते हैं। एंड देन ये तो एक न्यूरॉन है, तो ऐसे जो न्यूरॉन्स है ना वो ऐसे लगी रहती हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है। अब ये न्यूरॉन है, इसके बाद एक और न्यूरॉन होगी, फिर उसके बाद अगली न्यूरॉन होगी एंड जो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, जैसे मान लो ये वाली एक न्यूरॉन है, इसके बाद अगली न्यूरॉन आएगी, तो जो गैप होता है उनके बीच में उसको क्या बोलते हैं? उसको साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं इसके थ्रू? तो देखो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनते हैं एंड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आता है डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स के थ्रू फिर वो सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन से फिर वो नर्व एंडिंग्स में चला जाता है, ठीक है। फिर दोबारा केमिकल रिएक्शन होता है एंड वो जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो केमिकल बनता है वो साइनैप्स को, उस गैप को क्रॉस करता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो केमिकल की फॉर्म में, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो जो केमिकल है वो दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाता है एंड ऐसे ही वो आगे आगे ट्रैवल करता जाता है टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरा ट्रैवल करता है एंड ये न्यूरॉन का हमने पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। तो 3 टाइप की न्यूरॉन होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है? ये मैसेजेस को सेंड करती है सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो अब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे हाथ से ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक लेकर जाएंगी, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक मैसेज को लेकर जाना। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन मैसेजेस लेकर जाती हैं बैक फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू ऑल द मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी, मतलब हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोड से जो भी मैसेज है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक, ग्लैंड्स तक कौन लेकर जाती है? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एंड इंटर न्यूरॉन और या फिर रिले न्यूरॉन क्या करती हैं? ये न्यूरॉन कनेक्ट करती हैं स्पेसिफिक रीजन्स को ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर नीदर मोटर नॉर सेंसरी। ये मोटर नहीं होती, सेंसरी नहीं होती, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कोड आती है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को ये न्यूरॉन्स कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी 3 टाइप की न्यूरॉन्स। अब बात कर लेते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। तो रिसेप्टर्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती है इन्वायरमेंट में से। देखो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको स्टिमुली बोला जाता है। जैसे अगर मान लो हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उसमें ठंड हो रही है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम कुछ गर्म ओढ़ लेंगे, हमें ठंड लगने लगेगी, ठीक है। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको स्टिमुली बोला जाता है, ठीक है।
एंड ये जो स्पेसिफिक नर्व सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जो कि इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यही होते हैं हमारे रिसेप्टर्स एंड ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब फोनो रिसेप्टर्स, ये अब आपको अलग अलग रिसेप्टर्स गिवन है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, क्या इनका काम है वो बता रखा है। तो फोनो रिसेप्टर्स हमारे इनर ईयर, मतलब ईयर के अंदर वाले पार्ट में होते हैं एंड इनका काम है हियरिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ठीक है। देन फोटो रिसेप्टर्स हमारी आंख में, आईज में प्रेजेंट होते हैं एंड इनका काम होता है विजुअल स्टिमुली, मतलब जो हम देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम अपनी आईज के थ्रू प्रिसीव कर रहे हैं, सो इसको डिटेक्ट कौन करता है, फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है पेन, टच एंड हीट स्टिमुली के लिए। मतलब अगर मान लो हमें कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हमने हिट किया तो हमें दर्द होगा, ठीक है। हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो फिर हम तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है। तो इन सारी स्टिमुली को कौन डिटेक्ट करते हैं, कौन रिसीव करते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे नोज में, जो कि स्मेल रिसीव करते हैं, है ना। एंड गुस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी टंग में, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स हमारी जो टंग में होते हैं, सो दीज आर द गुस्टैटरी रिसेप्टर्स। तो ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड हैं, क्या इनका काम है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। सो फ्रेंड्स, मधु ने आपको न्यूरॉन के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में हमने डिस्कस किया एंड ऑल्सो हमने रिसेप्टर्स के बारे में जाना। अब बारी आती है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे रिफ्लेक्स वर्ड का क्या मतलब होता है, तो एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा सडन एक्शन जो आप लेते हो बिना सोचे, यानी कि आपने बिना सोचे, बिना ब्रेन का रोल प्ले किए आप जो एक्शन करते हो, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन, बहुत जल्दी होता है, दिस इज अ वेरी फास्ट एक्शन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि कोई भी चेंज है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है जिससे आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये बहुत जल्दी होता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? दिस इज द पाथवे थ्रू विच द नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। और जो इंफॉर्मेशन है कि हमें कैसे एक्ट करना है, मान लो गर्म चाय तो हमें हाथ हटाना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इन इंपल्सेस के थ्रू, इन नर्व इंपल्सेस के थ्रू ट्रेवल करती है एंड ये जो पूरा पाथवे आप देख रहे हो इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे एग्जांपल है, ये आप समझ लो कि मान लो यहाँ पे मोमबत्ती रखी है, ठीक है, ये है, वैसे यहाँ पे गर्म भाप निकल रही है जिसको अगर आप हाथ पास लाओगे तो गर्म हो गया, ऑब्वियसली आप हाथ हटाओगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो रिसेप्टर्स ने, जो हीट रिसेप्टर्स थे, उन्होंने जैसे ही ये सिग्नल लिया कि भाई यहाँ पे हमें हाथ हटाना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो ये जो सिग्नल था ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब आप पूछोगे भाई ब्रेन के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जल्दी डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड जल्दी डिसीजन लेती है एज कंपेयर टू ब्रेन, ठीक है। तो जो यहाँ से स्पाइनल नर्व के थ्रू यहाँ पे गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करती है? ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन और आपके मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है, आपकी रिले न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपका नर्व इंपल्स आया एंड देन यहाँ पे जो डिसीजन था वो लिया गया बाय द स्पाइनल कॉर्ड कि हाथ को हमें हटाना है, और फिर वो जो डिसीजन था, जो नर्व इंपल्स, जो सिग्नल था, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू गया कहाँ पे? मसल के पास। जो मसल हाथ के पास है जो हटेगी, उस मसल को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द इफेक्टर। जो इफेक्ट लेती है, जो हाथ हटाती है वो मसल, उसे हम इफेक्टर कहते हैं। और फिर जो हमारा पूरा पाथवे है इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। वापस रिवाइज कर लें, ये आपका रिसेप्टर है, हीट या पेन, जो रिसेप्टर आपकी स्किन में होते हैं, यहां से सिग्नल गया थ्रू दी नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन के थ्रू बेसिकली, और ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन है, यहां से गए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किसमें आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया, इन दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाली न्यूरॉन को हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा जो डिसीजन था वो गया इफेक्टर, जो मसल है, और फिर हमने अपना हाथ हटा लिया फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास। इसका रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल आप कह सकते हो नी जर्क, एकदम से घुटने में झटका आता है, या फिर विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो 3 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। जो पहले 2 रिस्पॉन्स है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, इन्हें लेता है हमारा ब्रेन, और जो लास्ट का रिफ्लेक्स एक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, इसे कौन लेता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दोनों ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, एग्जांपल टॉकिंग या फिर राइटिंग। जो आपके मतलब एग्जांपल इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूं, कोई मेरे आगे फुटबॉल है तो उसमें किक कर रहा हूं, तो मैं सोच के कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहूंगा मुझे किक नहीं करा तो मैं बॉल को किक नहीं करूंगा। तो ये क्या होता है? दीज आर नोन एज वॉलंटरी एक्शन, जो आप खुद करते हो, ठीक है।
तो ये होते हैं कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन। इन्हें हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एग्जांपल इसका टॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर सिंगिंग हो गया, टॉकिंग, सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ये क्या होते हैं? इसका अपोजिट, ऐसे एक्शन जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल बाय द मिड एंड द हाइंड ब्रेन। इसके एग्जांपल जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस हो गए, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या फिर वॉमिटिंग, हार्ट बीट, जितने लाइफ प्रोसेस हो गए, ये आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो खुद होता है। तो इन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन एंड रेस्पिरेशन सभी, ठीक है। इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी को करते हैं मिड एंड हाइंड ब्रेन, और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। एग्जांपल इसका विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो आपके 3 टाइप के रिस्पॉन्स हैं। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो पूरा क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहला यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। इसके 2 टाइप्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फर्दर 3 टाइप्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स है, क्रेनियल नर्व्स। इसमें आगे पूरा जो नर्व्स है बॉडी में वो आ जाती है। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो आपके ब्रेन में से ओरिजिनेट होती हैं। वहीं पे जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ये तो हमारे जैसे कि कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी का ब्रेन क्या है? सीपीयू है। एंड यहाँ पे ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो आपका ब्रेन है वो 3 लेयर्स की उसकी प्रोटेक्शन है। मान लो ये आपका ब्रेन है, रफ डायग्राम है, तो इसके ऐसे 3 लेयर हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन की, एंड कॉल्ड मेनिंजेस। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज मेनिंजेस, ठीक है। एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF इज फिल्ड बिटवीन दी मेनिंजेस। और इन मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं CSF। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये CSF इन मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड होता है जो कि फिल्ड होता है। एंड बिटवीन द मेनिंजेस द CSF प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक, यानी कि कोई भी फिजिकल हार्म ना हो, हमारे ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन है वो सही से फंक्शनिंग करता रहे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए तीनों मेनिंजेस होती है। और इनके बीच में जो CSF है वो एक कुशन की तरह काम करता है ताकि हमारा जो ब्रेन है वो इन मैकेनिकल शॉक से बचा रहे, ठीक है। एंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इनके फर्दर क्या टाइप्स होते हैं, सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आगे बढ़े, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टू दी ह्यूमन ब्रेन। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने ह्यूमन ब्रेन की एक इंट्रोडक्शन देख ली, रजत ने आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब उसका हम डायग्राम एंड हर एक पार्ट का फंक्शन समझेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये NCERT में भी गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस आता है। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। आप ये जो लार्जेस्ट पार्ट यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द सेरेब्रम, ठीक है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन रिलीज करती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है? पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। ये सेरेबेलम है, दिस इज पोन्स, एंड ये मेड्यूला है जो कि आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्रेन का डायग्राम है। अब 1 बाय 1 हम इनके फंक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। एंड सेरेब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस। जो मतलब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हम जो बोलते हैं, हम कितनी चीजें याद रखते हैं, तो हमारी मेमोरी, ठीक है, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुली। तो जो टेस्ट से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड जो स्टिमुली है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, ये सारा कुछ सेरेब्रम का काम है। सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शंस, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस, ये दोनों ही फोर ब्रेन में आते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये सेरेब्रम के बेस, मतलब सेरेब्रम के नीचे लाई करता है। एंड ये स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब कब हमें भूख लगती है, हमें पानी पीने का मन करता है, तो इसकी जो अर्जेस हैं, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड ये सेरेब्रम के
बेस पर लाई करता है, उसके नीचे लाई करता है, ठीक है। सेरेबेलम, सेरेबेलम हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, एंड ये हमारा पोस्चर एंड बैलेंस कंट्रोल करता है, मतलब हम एक सही पोस्चर में बैलेंस करके हम चल पाते हैं, साइकिलिंग हम कर रहे हैं, हम गिरते नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा जो पोस्चर है, सही पोस्चर हम मेंटेन कर पाते हैं, बैलेंस हम अपना मेंटेन कर पाते हैं, ये सारा कुछ कौन करता है? सेरेबेलम, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, मतलब जो वॉलंटरी एक्शन हम कर रहे हैं जो हमारी कंट्रोल में, जैसे कि मैं अपने हाथ को ऐसे आगे ले जा रही हूँ या फिर मैं चल रही हूँ, तो ये सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं एंड इनको मैं सही तरीके से प्रिसाइजली कर पाऊँ, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, ठीक है। तो ये सेरेबेलम के फंक्शंस हैं। मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स ऑल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है मेड्यूला, जैसे कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला, ठीक है। देन पोन्स, पोन्स का क्या काम है? इट रिलेज इंपल्सेस बिटवीन द लोअर सेरेबेलम एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। लोअर सेरेबेलम मतलब सेरेबेलम का जो लोअर पार्ट है एंड स्पाइनल कोड एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन ऑल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, तो इनके बीच में वो इंपल्सेस को सेंड करता है, रिले करता है एंड रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये पोन्स का फंक्शन है। देन स्पाइनल कोड, तो हमने ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का क्या काम है? स्पाइनल कोड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में रजत ने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड। एंड ऑल्सो दे कंडक्ट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, बॉडी एंड ब्रेन के बीच में अलग अलग पार्ट्स में मैसेजेस को कंडक्ट करना होता है, वो किसका फंक्शन है? स्पाइनल कोड, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो देखो हमने अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो कर लिया, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स हैं तो टोटल नर्व्स कितनी हो गई? 24, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं एंड ये हेड के अलग अलग एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन, हेड रीजन में जो ऑर्गन्स हैं उनमें जाती हैं ये क्रेनियल नर्व्स एंड ये हमारे हेड से निकलती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, जो हमारा क्रेनियम है, जो बोन होती है दैट इज क्रेनियम, जो हम ऑलरेडी डायग्राम में देख भी चुके हैं, ठीक है। तो ये जो नर्व्स हैं वो हेड से निकलती हैं एंड हमारे हेड के रीजन में उनके ऑर्गन्स में जाती हैं, ठीक है। देन स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड ये स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से निकलती हैं एंड ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाती है बिलो द हेड रीजन, बिकॉज स्पाइनल कोड हमारी बैक में होती है, तो बिलो द हेड रीजन जो ऑर्गन्स हैं, जो रीजन है उनमें जाती हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, एंड यही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब अगला नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्वस सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका क्या काम है? दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर नीड। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम है किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देना जरूरत के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट एंड द लंग्स, इनका फंक्शन इंक्रीज हो गया बिकॉज हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमें ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अब जो ये ऑर्गन्स हैं ये अपने फंक्शन को इंक्रीज करेंगे ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ली जा सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये जो हर एक ऑर्गन के एक्टिविटी को हाइटन कर देना, बढ़ा देना, ये किसका काम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एंड थस हैज अ कामिंग इफेक्ट। इसका काम है कि जो ऑर्गन है उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना एंड ये कामिंग इफेक्ट मतलब हमारी बॉडी को काम कर देता है, ज्यादा इसमें रिगरस एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो स्लो डाउन कर देता है फंक्शन को, एक टाइप से इसका ये काम है, ठीक है। जैसे जब हम सोते हैं ड्यूरिंग स्लीप द ब्रीथिंग रेट स्लोज डाउन, जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाता है, हमारी हार्ट रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही काम है, ये ऑर्गन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने का काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, एग्जांपल से आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने अपने तीनों टाइप के नर्वस सिस्टम कर लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, मधु ने जैसा कि आपको बताया कि कैसे ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू दी नर्वस सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो देखेंगे। द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज
इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जैसे कि क्या हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का ट्रांसफर होता है, लेकिन वो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज के थ्रू नहीं होता जैसे कि ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, वो प्लांट्स में नहीं होते। तो वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशलाइज्ड सेल इंफॉर्मेशन उनमें नहीं होता। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्लांट है वो स्टिमुली, जो इन्वायरमेंट में चेंज है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी डायरेक्शन में ग्रो होके। अब देखो उसकी डायरेक्शन में, स्टिमुली की डायरेक्शन में भी ग्रो हो सकता है प्लांट, उसके अवे, उसके अगेंस्ट उसकी दूसरी डायरेक्शन में भी ग्रो हो सकता है, लेकिन उस स्टिमुली की वजह से जो ग्रोथ होती है प्लांट की वही उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। और ये जो ग्रोथ होती है दिस इज डायरेक्शनल, यानी कि स्टिमुली की डायरेक्शन में ये ग्रोथ होती है, ठीक है। उसकी तरफ भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट भी हो सकती है, लेकिन स्टिमुली की वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है। अब बात करेंगे जो प्लांट मूवमेंट है वो दो टाइप की होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, वहीं नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टिमुली। अब वो जो स्टिमुली है, जो चेंज है इन्वायरमेंट में, वो क्या क्या हो सकता है। एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो लाइट हो सकता है, वो ग्रेविटी हो सकता है, वो कोई केमिकल हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, या फिर वो कोई टच या फिर कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ये स्टिमुलीज है जिनके मतलब उसके लिए जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ग्रोथ दिखा के रिस्पॉन्ड करता है। जो प्लांट है वो स्टिमुली की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है या उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ग्रोथ दिखाता है, एंड दिस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। इनके बारे में वन बाय वन आगे डिस्कस भी करेंगे। देखो जब स्टिमुली की डायरेक्शन में ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एंड अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में होती है दैट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है नास्टिक मूवमेंट। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। इसमें जो प्लांट की ग्रोथ होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली की वजह से इसमें कोई ऐसी ग्रोथ नहीं होती, वहीं ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुली की वजह से प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलती है। आगे बढ़े, अब इनके जो हमने यहाँ पे 5 टाइप्स हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो वर्ड का मीनिंग है लाइट, सो फोटोट्रॉपिज्म यानी कि जब लाइट स्टिमुली, लाइट क्या एक स्टिमुली है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ग्रोथ दिखाता है। अगर वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ दिखा रहा है दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आपकी शूट है, शूट क्या होता है, रूट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का दैट इज शूट। तो जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, वहीं जो आपका रूट है प्लांट का दैट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियो यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका शूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। नेगेटिव जो ग्रेविटी है वो तो नीचे खींचती है, लेकिन प्लांट तो ये ऊपर ग्रो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। और जो आपकी रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। सो जियोट्रॉपिज्म द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। सो ये सब क्या है, ग्रेविटी, लाइट, केमिकल, ये सब स्टिमुली है। आगे बढ़े, अब देखते हैं हमारा थर्ड विच इज केमो। केमो यानी कि केमिकल। सो केमिकल की वजह से जब प्लांट की ग्रोथ होती है उसकी डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में दैट इज केमोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुली, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है। जो आपकी पोलन ट्यूब है वो इस ओव्यूल में क्या है, फीमेल गेमेट्स है, तो केमिकल की तरफ क्या हो रहा है, हमारी जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो हो रही है। इसका क्या मतलब है, केमिकल की जो स्टिमुली है हमारी, केमिकल स्टिमुली, उसकी तरफ जो पोलन ट्यूब है ग्रो हो रही है। दिस इज पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म। आगे बढ़े, एंड नेक्स्ट है हाइड्रो। हाइड्रो यानी कि वाटर, तो वाटर यहाँ पे स्टिमुली का रोल प्ले कर रहा है। देखते हैं, देखो यहाँ पे जो आपका सीड है, जो रूट्स है प्लांट की, वो किसकी तरफ ग्रो हो रही है, इस वाटर के तरफ ग्रो हो रही है। वाटर इज द पोरस स्पॉट, और ये जो रूट्स है उस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है। तो दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स भी हो सकती है, अवे भी हो सकता है। यहाँ पे जो रूट्स है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़े, आप देखते हैं फिफ्थ विच इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो यानी कि जब कंटेक्ट या फिर टच की वजह से, जब टच एक स्टिमुली का रोल प्ले करता है। मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट और सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेंड्रिल्स होती है, कोई भी जो उनके आसपास सपोर्ट होता है तो वो उसकी तरफ ग्रोथ दिखाती है और उसको ऐसे लपेट लेते, कॉइल हो जाती है उसके अराउंड। तो दिस शोज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, सो ये हमारे 5 टाइप से ट्रॉपिक मूवमेंट के, ध्यान रखना सबके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टाइप है प्लांट मूवमेंट का, विच इज नास्टिक मूवमेंट।
सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेस्टिक मूवमेंट। रजत ने आपको पूरा अच्छे से ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेस्टिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी मूवमेंट विच इज नीदर टुवर्ड नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुली, मतलब प्लांट की ऐसी मूवमेंट जो कि ना ही स्टिमुली के डायरेक्शन में होती, ना ही स्टिमुली से दूसरी डायरेक्शन में होती। मीन्स इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। प्लांट स्टिमुली को रिस्पॉन्ड तो करेगा ग्रोथ करके, लेकिन जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है स्टिमुली के रिस्पॉन्ड में, वो ना ही स्टिमुली की डायरेक्शन में होती एंड ना ही स्टिमुली से दूसरी डायरेक्शन में होती है। मींस इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द स्टिमुलस डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज नोन एज नास्टीज। मतलब इसमें जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड तो करता है एक्सटर्नल स्टिमुली को, लेकिन जो स्टिमुली है वो डिटरमाइन नहीं करता कि प्लांट किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ठीक है, सो इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसीलिए इसको हम नास्टीज या फिर नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने देखा कि वो किसी ना किसी जो भी स्टिमुली होता है तो उसके या तो स्टिमुली की तरफ ग्रो करता है प्लांट या फिर स्टिमुली से अवे ग्रो करता है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट। ठीक है, जब उसको हम टच करते हैं, कहीं से भी आप उसको टच करोगे तो उसके जो लीव्स हैं, जो उसके पत्ते हैं, वो ऐसे सिकुड़ जाएंगे, है ना, तो वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन प्ले करते हैं। तो प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, एंड दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब ऐसे हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड ऐसे हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोट करने वाले कौन से हार्मोन है? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन्स। एंड ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले कौन से हार्मोन्स हैं? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब वन बाय वन इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ऑक्सिन जो हार्मोन है ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल इनलार्जमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट्स को प्रमोट करता है। मतलब सेल का बड़ा होना, सेल का इनलार्जमेंट को इसको प्रमोट करता है एंड प्लांट्स में ग्रोथ होती है। ठीक है, गिबरेलिन्स ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिफरेंशिएशन एंड ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स को प्रमोट करता है। तो देखो, जब सीड्स हैं या जो बर्ड्स हैं, जो कलियां हैं, जब वो ग्रो नहीं करती, जर्मिनेट नहीं करती, तो वो अपने डोरमेंट स्टेट में होती हैं। ठीक है, एंड जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो फिर वो जर्मिनेट करने लगती हैं। तो जब जो सीड्स एंड बर्ड्स जब वो ग्रो नहीं कर रही तो अपनी डोरमेंट स्टेट में, एंड जब वो ग्रो करने लगती हैं तो उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। एंड इस डोरमेंसी को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है? गिबरेलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये गिबरेलिन का फंक्शन है। साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। मतलब सेल डिवाइड हो जाता है, सेल डिवीजन एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो ये फंक्शन है साइटोकिनिन। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब जो कि ग्रोथ को रोकता है प्लांट में। ठीक है, इट हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फूड। तो आपने देखा होगा कि ऑटम के सीजन में पत्ते झड़ने लगते हैं प्लांट में से। सो विल्टिंग ऑफ लीव्स ये किसका फंक्शन है? एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, तो इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो इनहिबिट होती है। या फिर जब प्लांट में जो फ्रूट होते हैं, जब वो पक जाते हैं पूरी तरह, तो वो नीचे गिर जाते हैं। सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेन प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन देख लिए। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। अभी तो हमने देखे प्लांट में कौन से हार्मोन्स होते हैं, अब एनिमल्स में जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, हमारे में ह्यूमन बींग्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, हम डायग्राम में देखा था। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये ब्रेन के बेस पर लोकेटेड होता है। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये काफी सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो कि हमारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं एंड और दूसरे ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है, हमारी वेट में ग्रोथ हो रही है, हाइट में ग्रोथ हो रही है, तो ये सारी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है? ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अगर इस ग्लैंड की अगर इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, अगर ये इनफ अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता, तो फिर क्या होता है? इट लीड्स टू डवार्फिज्म। अगर चाइल्डहुड में ये इनफ अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता तो एक डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाता है जिसको डवार्फिज्म बोला जाता है। आपने देखा होगा काफी लोगों की जो हाइट है वो बिल्कुल ग्रो करती नहीं, बहुत ही कम हाइट रह जाती है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ये हार्मोन सही अमाउंट में सिक्रेट नहीं हुआ। ठीक है, एंड अगर मान लो ये हार्मोन ज्यादा ही सिक्रेट हो गया, एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो गया, तब क्या होता है? जाइजेंटिज्म। मतलब जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा हो जाती है दैट इट इज अब नॉर्मल। आपने देखा होगा काफी लोगों की हाइट बहुत ज्यादा ही टॉल होती है। ओके, सो इट इज बिकॉज दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन मोर अमाउंट, इन एक्सेस ऑफ अमाउंट। ठीक है,
तो ये आपका फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंड इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड ग्लैंड विच इज थायराइड ग्लैंड। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड द लायनेक्स, यानी कि जो आपकी विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है और जो आपका एक तो ट्रैकिया एंड द लायनेक्स यानी कि जो आपका वॉइस बॉक्स है, उसके बीच में आपका ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। इसकी लोकेशन ध्यान रखना। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, विच रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। एंड आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। इस हार्मोन के सिक्रीशन को इस हार्मोन के सिक्रीशन के लिए क्या कौन सा मिनरल एसेंशियल है? आयोडीन, ठीक है। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज गोइटर। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लेंगे दैट अमन इज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, व्हिच फूड शुड ही कंज्यूम? ऑप्शन दे देंगे आयोडीन रिच फूड, फैट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी डिजीजेस होती हैं जैसे कि गोइटर। गोइटर में क्या होता है? आपका जो एड्रीनल जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट ग्लैंड है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन सबसे पहले देख लो, ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव द किडनीज। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? एड्रेनलिन। तो नाम से रिलेटेड नाम से एड्रेनलिन हार्मोन है, विच इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, यानी कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, यानी कि लड़ने की सिचुएशन हो गई या ओवर एक्साइटमेंट वाली जो सिचुएशंस होती है, उसमें ये जो हार्मोन है सीक्रेट होता है बाय द एड्रीनल ग्लैंड, एंड इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस एन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस लाइक डेंजर, एंगर या फिर एक्साइटमेंट। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? आपकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है, एंड जो आपकी लंग्स होती है वो ज्यादा ऑक्सीजन पंप करने लग जाती है। आपकी प्यूपिल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ऐसी इमरजेंसी डर वाली सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है, तो वो उस टाइम ये जो हार्मोन है सीक्रेट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं लास्ट हमारा जो ग्लैंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज अ लीफ लाइक ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका स्टमक है उसके जस्ट बिलो ये आपका पेंक्रियाज लीफ लाइक ग्लैंड है प्रेजेंट है। इट इज बोथ एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो डक्ट में अपने सिक्रीशंस को करते हैं, यानी कि डक्ट यानी कि जो ट्यूब होती है उसमें अपने सिक्रीशंस देते हैं। वहीं जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये विदाउट डक्ट यानी कि डक्टलेस सिक्रीशंस करते हैं बॉडी में। इट सिक्रीट्स द हार्मोन इंसुलिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन किसमें हेल्प करता है? हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। यानी कि मान लो शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया तो ये किसका कारण है कि इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन उस जो शुगर लेवल है उसे कम लाने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेस डायबिटीज। डायबिटीज में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये कब होगा? जब इंसुलिन कम सीक्रेट होता है बाय द पेंक्रियाज। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज गोनैड्स। गोनैड्स आर दी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। ये टेस्टिस होते हैं मेल्स में एंड ओवरीज इन फीमेल्स। ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं? द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल के दो हार्मोन्स हैं एंड मेल का एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी कि जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट में इंक्रीज होना, वेट चेंज होना, वॉइस का डीप होना, दीज आर सम चेंजेस इन विच ऑकर ड्यूरिंग पुबर्टी। और ये किसकी वजह से होते हैं? इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। सो फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड द क्विक रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वी होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।